हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वीएसआई स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन की सीरीज में जो एमसीक्यू बुकलेट है उसका वीडियो सॉल्यूशन, जो मॉक टेस्ट पेपर हैं चाहे वीएसआई के हों चाहे आईएसआई के हों उनका वीडियो सॉल्यूशन और आरटीपी और जो सही सेट्स है उनका वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराता है। और इसके वीडियो सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है उस पर आपको मिलेगा और उसका जो पीडीएफ है, सोल्ड पीडीएफ है, वो वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका नोटिफिकेशन इन सब का आपको इंस्टाग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप ये तीनों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं तीनों के लिंक, आप तीनों को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले हर सीरीज या हर जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है उसका बेनिफिट आप लोगों को मिल सके। और इसी सीरीज में आज हम आपको देने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट जो टैक्सेशन पेपर है उसके एमसीक्यू बुकलेट के सॉल्यूशन। आप ध्यान से देखें, उसका बेनिफिट लें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और मैंने कहा कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू की केस स्टडी जो कि आपके इनकम टैक्स की लास्ट रहेंगी, यानी 21, 22, 23, 24 एंड 25। तो ये लास्ट केस स्टडी को आज अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि एमसीक्यू की ये जो केस स्टडी अपन कर रहे हैं ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका जो पेपर आता है तो इसमें ये केस स्टडी आती ही आती है। करना कैसे है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था कि ये केस स्टडी अपन को जो सॉल्व करनी है तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो कि उसमें रिक्वायरमेंट क्या रखी है, यानी जो भी आपके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यहां पर आप जब स्टडी करोगे तो यदि आपने रिक्वायर्ड पहले से डिस्कस कर लिया, पहले से पढ़ लिया, तो आपको उस स्टडी को पढ़ते वक्त वो पॉइंट आपको समझ में आ जाते हैं। तो डियर, मैं आज आपके सामने लेके जा रहा हूं केस स्टडी नंबर 21। तो यहां पर अपन बात करते हैं, मिस्टर एक्स वांटेड टू फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। He required to assist for which he has approached you, यानी वो आपके पास अप्रोच कर रहा है। He has shared the following detail relevant for the previous year 2021, और आपके शेयर कर रहा है डिटेल्स को कि रिलेवेंट आपके प्रीवियस ईयर 2021 में, यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके पास अप्रोच कर रहा है कि रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है। मिस्टर एक्स ऑन ए हाउस इन मुंबई एंड द सेम वाज रेंटेड आउट 70,000, और उसके पास मकान है और उसने इसको लेट आउट किया 70,000 में। He claimed that this was only income which is earned during the previous year, और उसने यही इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकम अर्न होने के लिए बता रहा है। However, when you has shown for his bank statement you observe the following information additional, और ये आपके इंफॉर्मेशन और आपके एडिशनली शो हो रही है, ये इनकम और आपके एडिशनल शो हो रही है। जैसे अपन बात करते हैं, देयर इज ए क्रेडिट फॉर ₹23,975 टुवर्ड द इनकम टैक्स रिफंड। देखो मैंने कहा इनकम टैक्स रिफंड कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, उसका रीजन है इनकम टैक्स रिफंड आपके कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, क्योंकि जब हमने टैक्स के अमाउंट को पीएनएल के अंदर यदि आपने डेबिट भी कर रखा है तो वापस बैक कर दिया था और उस पर टैक्स दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि इनकम टैक्स आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं होता, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो जितना भी टैक्स का अमाउंट था हमने वापस एड बैक कर दिया था, चाहे से इनकम टैक्स था, एडवांस टैक्स था, तो डायरेक्ट टैक्स मैंने डिसअलाउड कर दिए थे। अब ये डायरेक्ट टैक्स का अमाउंट यदि आपको रिफंड होकर मिल रहा है तो उस पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पर टैक्स मैं पहले से दे चुका हूं। लेकिन इनकम टैक्स के रिफंड पे यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट आपको दे रहा है, इंटरेस्ट यदि आपको दे रहा है किसके ऊपर, रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, दिस द न्यू जनरेशन ऑफ इनकम, तो ये हमारी क्या बोली जाएगी, न्यू जनरेशन ऑफ इनकम। और ये न्यू जनरेशन ऑफ इनकम आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ये न्यू जनरेशन ऑफ इनकम आपके लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है इसके ऊपर 5,775 टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, दिस द न्यू जनरेशन ऑफ इनकम, और ये टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। न्यू जनरेशन ऑफ इनकम है और ये टैक्सेबल हो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ऑन 15th of August 2020
द बैंक स्टेटमेंट शो ए क्रेडिट ₹55,000 विच ही क्लेम टू हैव द रिसीव एज ए गिफ्ट फ्रॉम ए ग्रैंड चिल्ड्रन ऑन 16th बर्थडे। यानी उसने आपको यहां पर कह दिया कि वो सीनियर सिटीजन है, वो उसने हाईलाइट कर दिया कि भैया वो क्या है, 60 ईयर का है तो सीनियर सिटीजन हो गया। तो मैंने कहा कि वो बर्थडे मजे भी नहीं बताता, वो बर्थडे बता रहा है, यानी आपको हिंट कर रहा है कि आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो आपको वहां पर हायर बेसिक एग्जामिशन यूज करना है, आपको हायर बेसिक एग्जामिशन यूज करना है। तो यार उसने क्या कहा कि वो 16th बर्थडे मना रहा है, तो इट्स मींस ही इज द एलिजिबल फॉर द हायर बेसिक एग्जामिशन, यानी आपको 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन लेने के लिए बताता है। अब अपन बात करते हैं ऑन फर्दर assessment, you were able to understand that Mr. X and his wife has traveled Australia। अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल करने गए अब्रॉड, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। मैंने कहा कि यदि फॉरेन आपके ट्रिप के एक्सपेंसेस 2 लाख से ऊपर है तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 टू स्पेंड सम टाइम विथ देयर डॉटर, और अपनी डॉटर के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, हु इज स्टे इन ऑस्ट्रेलिया सिंस हर मैरिज ऑन स्कूटनी, उन्होंने स्कूटनी की ऑन द पासपोर्ट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यू कंक्लूड दैट दे हैज लेफ्ट इंडिया ऑन 27th of September, यानी वो 27 सितंबर को इंडिया छोड़ के गए 27th of September 2020 एंड रिटर्न टू इंडिया 30 of March 2027, यानी आउट ऑफ इंडिया कितने दिन रहे वो। तो मैं डियर बात करूं कि इंडिया में कितने दिन रहे, तो मैंने कहा जाने का दिन और आने का दिन इंक्लूड होता है, तो मैं नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट ऑफ इंडिया मैं बात करूं या आउट ऑफ इंडिया का बता रहा है 28th of September, क्योंकि जाने का दिन इंक्लूड होगा इंडिया में तो 27 से तो अपन लेंगे, और ये आ गया तो 29th of आपके कब आ गया 30 of March तक आपको लेना है। जाने का और आने का दिन तो आपको इंक्लूड करना है, तो दिस आउट ऑफ इंडिया, या आपको एक्सक्लूड करने हैं टोटल नंबर ऑफ डेज में। तो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन इंडिया यानी आपको 1st of April 2020 टू 27th of September तक लेना है, और फिर मार्च में आ गया 30 मार्च 31st मार्च, 2 डेज वहां से लेना है। ड्यूरिंग द 4 year प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर 2021 बोथ has stay in India for 320 days, कोई इशू नहीं है। Prior to that they has been staying only in India, और वो इंडिया में दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बात करता हूं बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो, तो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स, तो मैंने आपका टाइम खर्च ना हो तो मैंने सारी कैलकुलेशन आपके लिए ऑलरेडी कर रखी है। What is the residential status of Mr. X for the assessment year 2021? तो इस केस में आपको क्या दिखाई देगा, तो मैंने कहा कि वो नंबर ऑफ डेज कितने दिन दिखाई दे रहा है इंडिया में 182 डेज, तो इट्स मींस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपके इस केस में आ जाएगा। तो उसका डियर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या आ जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया आपके इस केस में दिखाई देगा। तो ये अपन बात कर रहे हैं कैसे, तो यहां पर अपन बात करते हैं कि अप्रैल 2020 टू 27th of September 2020 ये आपके आता है अप्रैल के 30, मई 31, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 27, जाने का दिन और आने का दिन दोनों इंक्लूड होते हैं। 30 of March 2021 टू 31st मार्च, तो 2 डेज ही आ गए, तो 182 डेज हो गए। और जैसे डियर 182 डेज होता है तो यानी कंडीशन आपकी कंप्लीट होती है, और उससे बाद तब अपन बात करते हैं कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट पीछे के 10 सालों में से कोई भी 2 टाइम्स वो रेजिडेंट होना चाहिए, तो 2 टाइम्स वो रेजिडेंट है, एंड 7 ईयर का टोटल 730 डेज और मोर होना चाहिए, वो आपके दिखाई दे रहा है। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपके इसमें आ जाएगा। या फिर मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ डेज इन द फाइनेंशियल ईयर 365 डेज होंगे, और उसमें से आउट ऑफ इंडिया आ गया सितंबर के 3 डेज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब 28 और 29 मार्च, तो ये आपके 183 डेज हो रहे हैं। तो इनको लेस कर दिया तो मेरे पास देखिए 182 डेज, तो आप किसी भी पैटर्न से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फटाफट आप देख लो इसको। करेक्ट जी,
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मिस्टर एक्स रिक्वेस्ट टू यू कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 इन द मैनर सच टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमाइज। क्या हो जाए? उसकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो जाए अकॉर्डिंग टू हिज टैक्स लायबिलिटी वुड बी। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन दिए गए इस फाइनेंशियल में, एक तो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। तो ओल्ड स्कीम के अंदर तो मैंने कहा कि आपको हायर बेसिक एग्जम्पशन यानी सीनियर सिटीजन है, तो मैंने कहा ये सीनियर सिटीजन आप कहते हो हायर एग्जम्पशन का बेनिफिट आप ले सकते हो, तो ये चीज इस केस में बताएगा। तो यहां पर अपन बात करें कि इस केस में हायर बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट ये ले सकता है 3 लाख का। तो इसकी इनकम रेंट से थी, ओनली सोर्स ऑफ द इनकम रेंट। तो 70,000 का आपके रेंट मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय 12, तो जेवी आपकी बन जाएगी 8,40,000। पहले अपन एक एक की बात करते हैं। और जब मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी का रेंट की इनकम बात करते हैं, तो डियर मैं इसमें 30% डिडक्शन दूंगा ही दूंगा सेक्शन 24A। तो 30% डिडक्शन 24A के अंदर मैंने दिया, तो 2,52,000 का लेस करने के बाद यहां मेरी इनकम आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू आपके, सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये मेरे आ जाएगी 5,88,000। 5,88,000 इनकम आ गई। तो 5,88,000 ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी मेरे। तो ये मेरे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखाई दे रही है 5,88,000। इसके अलावा मुझे इनकम टैक्स रिफंड भी मिला है। मैंने पासबुक देखी तो इसमें इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा था, तो उसके साथ साथ इंटरेस्ट का अमाउंट था। इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने कहा न्यू जनरेशन ऑफ इनकम माना जाएगा, तो इंटरेस्ट है 5,775, तो ऐड कर दिया तो मेरी इनकम हो जाएगी 5,93,775। और कोई मैंने बेनिफिट नहीं लिया, तो न्यू स्कीम 115BAC में भी ये इनकम आपके आ रही है। दोनों जगह इनकम से है, लेकिन टैक्स का रेट अलग अलग है, तो वो टैक्स का रेट का अपन देखते हैं। यहां पर मैंने कहा 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स क्या होगा? मैंने कहा सर सीनियर सिटीजन है, ये देखो मैंने आपको बताया था सीनियर सिटीजन है, 60 बर्थडे बना रहा है, 16th बर्थडे बना रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए आपके अप टू 5,10,000 और एक्सेस निकल गया 93,775। यानी मैं इसमें आपको बता दूं 5,93,000 है, 5,93,775 माइनस 5 लाख, तो ये आ गया एक्सेस 93,775 का 20% प्लस 10,000, तो टैक्स आ जाएगा 28,755। 28,755 उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दिया 1150 इक्वल टू 29,905। अब यदि मैं आपके ऑप्शन में जाता हूं, तो न्यू ऑप्शन में जा रहा हूं, तो वहां इनकम तो सेम है, लेकिन स्लैब मैंने कहा यहां पर मैंने कहा न्यू स्कीम के अंदर, न्यू स्कीम के 250 की ही बेसिक एग्जम्पशन है, वहां 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट नहीं है आपको। मैंने कहा सिर्फ वहां पर आपका टैक्स कंसेशनल रेट से आपके दिया गया है 115BAC में, लेकिन वहां सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर मैंने कहा अप टू 5 लाख तो टैक्स बनेगा कितना? 12,500, वही 12,500 टैक्स बनेगा अप टू 5 लाख 12,500। और उससे एक्सेस चला गया तो मैंने कहा कि 5 to 7,50,000 टैक्स का रेट है 10%। तो अब आ गया 93,775 इसका 10%, यह जगह 93,778, तो टैक्स बन गया आपका कितना सर? दिस वन 93,775 का 10%, तो यह जगह 9378 प्लस 10,000 और 12,500, तो यह जगह 21,877 या 8 कर लो, या तो यहां पर आपको 3 लाख के एग्जम्पशन की तरह यूज नहीं करना, यहां 250 का ही बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा, तो ये आपका आ जाएगा। और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन मैंने उस पर चार्ज कर दिया। तो डियर अब मैं टैक्स को कंपेयर करूं तो मेरा मिनिमम टैक्स कहां है? 22,752, तो मुझे यही टैक्स आपको पे करने के लिए बताता है। तो आई थिंक आपको बी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, पॉइंट 21.2 भी क्लियर हो गया है। आगे लेते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 21.3 इन कंटिन्यूस इन क्वेश्चन 21.2 व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी of Mr. X for the assessment year 21-22. He has paid 1 lakh toward
इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है। तो ओल्ड स्कीम लेने के लिए वो कह रहा है, ओल्ड स्कीम में जाने के लिए कह रहा है। तो ओल्ड स्कीम में एटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा इसका। तो मेरी इनकम थी दोनों जगह 5,93,775, उसमें से 1 लाख का मैंने बेनिफिट ले लिया, तो मेरी इनकम आ गई 4,93,775। लेकिन अब मैं इस पे यदि टैक्स भी कैलकुलेट करूं तो आपको पता है 5 लाख रुपए तक, अप टू 5 लाख मुझे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अप टू 5 लाख मुझे डियर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि 12,500 का 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगा, 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, तो मेरे को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स का अमाउंट क्या जाएगा, निल। तो टैक्स का अमाउंट आपके क्या जाएगा, निल आ जाएगा। तो मुझे यहां कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। आगे लेते हैं 21.4, मिस्टर एक्स हैज गिवन द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई ऑन रेंट। किसको दिया गया, टू वाई को दिया है। इस सैलरीड एम्प्लॉय, और वो कौन है, वाई कौन है, सैलरीड एम्प्लॉय है। तो यहां पर मैंने कहा कि जब ऐसे बात करते हैं तो 194IB के अंदर मैंने कहा टीडीएस की बात आती है कि यदि आप 50,000 या 50,000 से एक्सेस टीडीएस रेंट आप पे करते हो पर मंथ, 50,000 या 50,000 से ज्यादा का रेंट आप पे कर रहे हो, आप सैलरी हेड में हो, आपका ऑडिट नहीं हो रही है, तो आपको वो टीडीएस आपको मंथ एंड कब कराना होगा, ईयर एंड के जो 31 मार्च या एंड ऑफ द टेनेंसी। तो ऐसे केस में आपको टीडीएस जमा कराना होता है। तो यहां पर मुझे उस पर टीडीएस जमा कराना होगा। तो रेंट कितना है मेरा 70,000, 12 मंथ्स का मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3.75, क्योंकि कोविड इंपैक्ट देते हुए ये रेट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 31,500। तो यस, उसे टीडीएस जमा कराना होगा, चाहे वो सैलरीड हेड में ही क्यों ना हो। मिस्टर वाई के लिए, मिस्टर वाई के लिए उसे टीडीएस जमा कराने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द रेस्पेक्ट ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। देखो, मिस्टर एक्स यदि सीनियर सिटीजन है और वहां पर उसे एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी यदि उसकी इनकम बिजनेस एंड प्रॉफिट से नहीं है। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट अराइज सिंस मिस्टर एक्स इज ए रेजिडेंट सीनियर सिटीजन एंड हिज नो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो टैक्स पे करने की लायबिलिटी भी नहीं आएगी। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फटाफट हम केस स्टडी पे आते हैं 22। तो यहां पर मैं बात करता हूं, मिसेस सीता इज ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या है वो, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सी वाज बर्न ऑन 20th ऑफ अप्रैल 1943। तो यानी उसका बर्थ 1943 में है, अप्रैल में। तो आज मेरे लिए 2020 में कितने साल की हो गई, माइनस कर दूं 1943, अराउंड 77 ईयर, अराउंड 77 ईयर हो गई। क्लियर। तो यानी सीनियर सिटीजन का बेनिफिट आपको देना है, ये ध्यान रखना, ये भी सीनियर सिटीजन हो गई। सी इज रेजिडिंग इन द बेंगलोर। कहां रह रही है, बेंगलोर में। सी हैज स्टे विथ हर एल्डर डॉटर मिसेस साक्षी फ्रॉम 4th ऑफ अप्रैल 2020 टू 18th ऑफ सितंबर 2020 तक वो रही है। हु इज रेजिडिंग इन द सिंगापुर, और कहां पर, सिंगापुर में। सी स्टे इन इंडिया फॉर 360 डेज ड्यूरिंग द 4 previous year preceding the previous year 2020-21. During the previous year 2021, the pension of Rs 8,14,592 ये बता रहा है नेट। और मुझे यहां पर टैक्सेबल करना होगा हमेशा, मैंने आपको बताया था कैसे टैक्सेबल करना होता है। ग्रॉस अमाउंट इनकम टैक्स में टैक्सेबल होता है, यानी इनकम टैक्स में अपन जब भी अमाउंट टैक्सेबल करते हैं तो डियर ग्रॉस अमाउंट को कंसीडर करते हैं, मैंने आपको हमेशा बताया। तो आपके नेट ऑफ टीडीएस है तो उसको आपको क्या करना होगा, ग्रॉस अप करना होगा, ग्रॉस अप करना होगा। तो ग्रॉस अप करना होगा तो सैलरी पे टीडीएस की रेट क्या लगती है, स्लैब रेट। तो मैं स्लैब रेट कैलकुलेट करूं, उससे अच्छा इसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो आपको उसको ऐड कर देना है। तो मैं बात करूं, नेट ऑफ टीडीएस इज क्रेडिटेड इन हर अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाउन हॉल ब्रांच बेंगलोर, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। थोड़ा हिल गया, हाँ जी अब करेक्ट है। आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स इट सोर्स ₹16,031। सी रिसीव इंटरेस्ट। देखो पहले तो इसका ग्रॉस कर ले, मैंने ग्रॉस पेंशन इनकम टैक्स के हिसाब से क्या होगी, तो नेट अमाउंट कितना रहा है 8,14,592 प्लस आपके 16,031। तो ऐड कर दूं तो मेरी ग्रॉस पेंशन आ जाएगी
8,30,623, 8,30,623 इस केस में मेरी पेंशन का ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। और ये खुद को पेंशन मिल रही है तो दिस द पार्ट ऑफ द सैलरी, जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो सैलरी का पार्ट होगा तो आपको सैलरी हेड में टैक्सेबल करना होगा जी। क्लियर जी? बिल्कुल। अब इसके बाद एक रहा है प्रीवियस ईयर 2021, इसके साथ ही साथ रहा है रिसीव इंटरेस्ट ₹5,945 ऑन हर सेविंग अकाउंट SBI द प्रीवियस ईयर 2021। सी ऑल्सो रिसीव इंटरेस्ट 58,500, रिसीव्ड है, रिसीव्ड यानी ये भी TDS कटने के बाद मिला होगा तो ये रिसीव बता रहा है, लेकिन कब मिला है? फिक्स डिपॉजिट पे SBI और मंथ ऑफ अप्रैल 2020, यानी उसने क्वेश्चन में दे दिया गया कि ये अमाउंट आपके कंसेशनल रेट से पहले है, क्योंकि कंसेशनल रेट कब से आई थी? 14th ऑफ मई 2022, 31st मार्च 2021, तो 14th मई से, तो ये कह रहा है 30 ऑफ अप्रैल 2020 का है, तो TDS का रेट क्या होगा डियर? मैंने कहा 10%, तो ग्रॉस अप कर लूं 58,500 डिवाइड बाई 90% के इक्विवेलेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 65,000 का मेरा इंटरेस्ट यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि इसने रिसीव्ड बोला है, तो रिसीव्ड बोला है इट्स मींस आफ्टर TDS अमाउंट है ये, आफ्टर TDS अमाउंट है ये। अब आगे लेते हैं। सी हैज परचेज 2 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर सन मिस्टर सोहन एंड मैरिड डॉटर मिसेस शोभा। ले सकता है खुद के नाम, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, चाहे वेदर डिपेंडेंट और नॉट, कोई इशू नहीं है, ले सकता है। डिटेल ऑफ विच आर एज फॉलो। पर्सन इंश्योर्ड सोहन है, एज 39 है और शोभा है 41 ईयर्स ओल्ड है। पॉलिसी टेकन 20 में लिया, ये भी 20 तो 10% तक ही ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 अप्रैल 2012 के बाद की जितनी भी पॉलिसी हैं उन पे 10% ही आपके परमिटेबल होगा। तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द प्रीमियम ये आपके इसमें आ रहा है। सम इंश्योर्ड 9,64,655। अब इस केस में 10% मैं निकालू तो यह जगह 96,465, 96,465 ही एलिजिबल होगा। और ये 2 लाख का 10% 20,000 होगा, 20,000 ले रखा है, कोई इशू नहीं है, करेक्ट है। तो ATC में तो ये आपके आ जाएगा, ये ATC हो गया। अब इसके बाद कह रहा है सी हैज टेकन ए मेडिकल इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ, हर सेल्फ, फॉर विच सी पेड एन अमाउंट ₹12,000 टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे क्या है? बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक से, तो अकाउंट पे चेक से पे किया है तो इट्स मींस दिस द करेक्ट अमाउंट, आप एलिजिबल कर सकते हो 12,000। सी इनकर 6,500 टुवर्ड द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का तो मैक्सिमम सर टोटल 5,000 ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम अमाउंट कितना रहता है? 5,000, तो ये तो 6,500, तो अपन मैक्सिमम 5,000 ही ले पाएंगे, तो टोटल आपके ये ही मिलेगा। एंड इसके बाद कह रहा है एंड हर हस्बैंड इन कैश, कैश का तो कुछ नहीं मिलने वाला। सी ऑल्सो इनकम मेडिकल एक्सपेंडिचर ₹18,000 इन कैश। देखो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आप कैश करो या चेक से करो कोई इशू नहीं है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का तो मैक्सिमम 5,000 तक मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किए गए इसने वो कैश कर दिए, तो कैश मेडिकल एक्सपेंसेस का नहीं मिलेगा। मैंने कहा ATD में सीनियर सिटीजन के ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस करते हो, लेकिन वो अदर देन कैश है, अदर देन कैश है तो ही अलाउड होगा, और इसने कैश कर दिया तो ये 18,000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। In the month of January 2021 for her husband, in the month of March 2021, she incurred the medical expenditure ₹5,500 for himself, which is paid by account paycheck. She has given a wristwatch 6,000 on her husband on 80th बर्थडे। अब हस्बैंड का कह दिया कि 80th बर्थडे मनाने पर उसने गिफ्ट किया है, तो रिलेटिव है हस्बैंड, तो रिलेटिव है तो चाहे कितने का भी क्यों ना हो, ये तो 50,000 से ऊपर भी नहीं है, 6,000 का ही है, तो ये रिलेटिव है, तो वैसे भी कुछ भी नहीं होने वाला, रिलेटिव है। सेक्शन 56(2)(10) के अंदर मैंने आपको बताया रिलेटिव है तो कुछ नहीं होने वाला, तो ये आपको बता रहा है। हर हस्बैंड रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, Sital does not opt to pay tax under section 115 BAC, यानी ओल्ड स्कीम से ही वो टैक्स पे कर रही है, ओल्ड स्कीम से वो टैक्स पे कर रही है, तो उसको अपन को यहां पर देखना रहेगा। तो अपन आते हैं आगे। What would be the amount of deduction under chapter 6A available to Sital for the assessment year 21-22?
तो अपन शीतल के लिए बात करें तो कितना अमाउंट आएगा टैक्स के लिए, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा, तो मैंने कहा देखो 80C में 2 पॉलिसी लिए, एक खुद के लिए 2 बचते हैं, दोनों के लिए दिया है और 10% से ज्यादा नहीं होगा, तो 96,465 तो ये आ गया और ये 20,000 ये आ गया, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ 96,465 और 20,000। इसके बाद 80D के अंदर 12,000 तो ये मिल जाएगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चाहे कैश में किया चाहे कैसे भी किया उसका मिल जाएगा, तो 17,000 हो जाएगा क्योंकि 25,000 की लिमिट है। और मेडिकल एक्सपेंसेस उसने कैश में कर दिए, तो मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे ही कैश में कर दिए तो उसका बेनिफिट वो नहीं ले पाएंगे। नाउ जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो 80TTB के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये बेनिफिट देखते हुए तो 50,000 का इसमें हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो मेरा टोटल डिडक्शन हो जाएगी 1,83,466। ये आपका आंसर आ गया 1,83,466। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं What would be the gross total income of Mr. Sita for the assessment year 21-22? तो देखो पेंशन मैंने को ग्रॉस लेनी है, मैंने कहा ग्रॉस अमाउंट भी टैक्सेबल होता है, तो नेट दे रखा है तो मैंने टीडीएस जोड़कर ये अमाउंट हो जाएगा 8,30,623। उसके बाद मैंने कहा कि सैलरी हेड में 50,000 का डिडक्शन मिलता है, उसने साफ मना कर दिया कि वो न्यू टैक्स स्कीम 115 BAC ऑप्ट नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में 50,000 मैंने लेस कर दिया, तो मेरी इनकम आ जाएगी 7,80,623। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 5,945 है, और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, तो मैंने कहा ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल होगा 58,500, तो नेट अमाउंट है तो उसको ग्रॉस करना होगा। टीडीएस आपके बिफोर कोविड है कंसेशन, तो रेट आपके लगेगी 10%, तो उसका इंपैक्ट आपको देना है, तो यहां आ जाएगा 65,000। तो मेरी ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 780 प्लस 5,945 एंड 65,000, तो ये हो जाएगा 8,51,568। तो ये आपका आंसर आ गया जी, करेक्ट है जी। अब ये आपका आंसर ये भी आपका आ जाएगा, तो आप टोटल लगाओगे तो आपका आंसर दिख जाएगा। फटाफट आपके करने की केस स्टडी आपके बहुत इजी आती है, उन पे आपको फटाफट आपको सॉल्व करनी रहती है। अब आता है 22.3, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेबल एंड रिफंडेबल ऑफ मिस्टर सीता फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो अपन बात करते हैं, देखो क्या टैक्सेबल होगा या रिफंडेबल होगा, अपन देखते हैं। जीटीआई आपके सामने ये आ गई, दिस वन, इसमें लिया डिडक्शन। अभी अपन एक चैप्टर 6 की कैलकुलेट की है, देखो पिछले इसमें ये कैलकुलेट किया 1,83,466, तो चैप्टर 6 की डिडक्शन मैंने लेस कर दी। लेस करने के बाद मेरी टोटल इनकम आ गई, और इस टोटल इनकम पे मैं डियर टैक्स कैलकुलेट कर लूँ, दिस टोटल इनकम, और इस पे मैं टैक्स कैलकुलेट कर लूँ, टैक्स ऑन अबव। और ये क्या है, सीनियर सिटीजन पर्सन, तो यहां पर 66,8102 में से आप लेस कर दो 5 लाख, तो दिस वन 20% प्लस 10,000, क्योंकि सीनियर सिटीजन 10,000 जोड़ा जाएगा, तो ये आ जाएगा, यहां पर मैं आपको बना दूं सीनियर सिटीजन है, तो उसका टैक्स का स्लैब लगेगा, तो 3 लाख का बेसिक एग्जम्पशन से कैलकुलेट हुआ है, तो ये आ जाएगा 43,624% हेल्थ एंड एजुकेशन, तो आ जाएगा 1745, और ये ऐड कर दिया तो ये टैक्स बन जाएगा। लेकिन इसने पूछा है टैक्स पेबल, अब कितना आपको नेट टैक्स पेबल करना है, तो टीडीएस घटाने के बाद, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स घटाने के बाद कितना सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको पे करना है। तो डियर मैंने टीडीएस का अमाउंट लेस कर दिया, सैलरी का, और जो इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट हुआ था 6,500, तो वो लेस करने के बाद आ जाएगा मेरा कितना अमाउंट, दिस वन 22,830 नेट मुझे सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराना होगा। 22,830 मुझे यहां पर नेट अमाउंट पे करने के लिए इसमें बताता है। तो आई थिंक आपको ये भी प्रोविजन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, सिंपल सा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल ऑफ मिस्टर सित्ता फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इफ C opt to pay tax under section 115 BAC, 115 BAC का ऑप्शन ऑप्ट करती है, तो फिर मैंने कहा जैसे ही 115 BAC का ऑप्शन ऑप्ट करती है, तो जो मेरी जीटीआई में मैंने कौन सा बेनिफिट ले रखा था, 16(1)(a) का जो डिडक्शन लिया था वो मुझे नहीं मिलेगा। न्यू ऑप्शन में जाता हूं तो नहीं मिलेगा, तो ऐड बैक कर दो, तो मेरी वापस इनकम क्या आ गई, रिवाइज
न्यू ऑप्शन के अंदर इनकम आ गई, न्यू GTI 115। तो जो डिडक्शन मैंने लिया वो नहीं मिलेगा, तो यह जो है 9,15,000, 9 लाख आप क्या जाएगा 15,068, ये आ गया 68 है ना, नहीं 9,01,568 आ गया जी। अब इस पे मेरे को न्यू टैक्स स्कीम आपको पता है, मैंने कहा अप टू 250 तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 250 टू 5 लाख वही 5%, 5 लाख टू 750 सर 10%। मैंने कहा अब यहाँ रेट 5% बढ़ानी है, और जो स्लैब है वो 250 की स्लैब को आपको बढ़ाना है। तो अब मेरा 750 हो गया, लेकिन मेरी इनकम है 9,01,568 माइनस 750, तो जो एक्सेस आया उस पर टैक्स रेट हो जाएगा 15%। तो डियर इनका टोटल लगा लूं मैं तो ये आ जाएगा 60,236, और उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन लगा देते आ जाएगा 62,645, और इसमें से जो मेरा TDS और TCS जमा हो चुका है वो लेस कर दो। तो TDS मैंने कहा पेंशन पे जमा हो चुका है, ये पेंशन पे जमा हुआ है, ये इंटरेस्ट ऑन FD तो ये जमा हुआ है, तो मेरा टैक्स पेबल आ जाएगा न्यू स्कीम में 40,110। तो ये आंसर आ जाएगा 40,110, आपके सामने ये आंसर आपके दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक आपके दोनों केस स्टडी कंप्लीट हो गई हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 23rd, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 23rd आपके अच्छा क्वेश्चन, अपन बात करते हैं। स्टार्ट करता हूं। मिस्टर जुकारो, एज 42 ईयर्स, सिंपल आपको 42 ईयर्स दे रखा है तो कोई इसका इश्यू नहीं है, 42 ईयर्स है। ए सिंगापुर सिटीजन विजिट इन इंडिया, कहां कर रहा है विजिट इन इंडिया, सिंगापुर सिटीजन है तो दोनों आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए ऑप्शन अवेलेबल है सिंगापुर सिटीजन, ध्यान रखना सिंगापुर सिटीजन है। बिजनेस पर्पस ऑन ए रेगुलर बेसिस ही वाज इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार आया है इन द ईयर 2016-17 फॉर 270 डेज, कितने दिन के लिए आया है 270 डेज 16-17 में। इन द प्रीवियस ईयर 17-18 190 डेज, इन द प्रीवियस ईयर 18-19 145 डेज, एंड इन द ईयर 1920 में 155 डेज 155 डेज। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 ही along with his family has come to India on 10th of August 2020 for a pleasure trip, किसके लिए आया बहुत बढ़िया ट्रिप के लिए। His family returned to Singapore on 31st of August 2020, और वो 31st of August 2020 को वापस रिटर्न होके चला गया। However, he stayed back to complete some business commitment and then returned to सिंगापुर ऑन 17th of November 2020, और फिर उसके बाद वो रिटर्न होके चला गया 17th of November 2020। तो इतने टाइमिंग के लिए अपने पास रहा है, तो ये इस केस के अंदर आपका टाइमिंग डिटरमाइन करने के लिए बताएगा। तो अपन यहाँ पर टाइमिंग डिटरमाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है कि प्लेजर ट्रिप में आया, हिज फैमिली रिटर्न टू सिंगापुर, फैमिली तो रिटर्न होकर चली गई है 31st of August को। हाउ ही स्टे इन बैक टू कंप्लीट द सेम बिजनेस commitment and the return to Singapore on 17th of November 2020 को वो वापस रिटर्न होके गए हैं। आगे देखते हैं, देखो मिस्टर जुकारो ऑन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सिंगापुर, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है सिंगापुर में, कोई इशू नहीं है। ही बेसिकली कम टू इंडिया फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, वो सिर्फ रॉ मटेरियल को लेके आना चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि नॉन रेजिडेंट की केवल वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है जो इनकम इंडिया में अराइज हो जाए, या डिम टू भी अराइज हो जाए, या रिसीव हो जाए, या फिर डिम टू भी रिसीव हो जाए, केवल वही इनकम के ऊपर नॉन रेजिडेंट को टैक्स पे करना है। लेकिन कोई भी, मैंने कहा कि नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में कोई रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आ रहा है फॉर एक्सपोर्ट वगैरह के लिए, तो उस पर उसे टैक्स नहीं देना। इवन मैंने कहा कि आप फोटो खींचते हो तो आपने फोटो खींची, उस फोटो को डिस्प्ले आउटसाइड ऑफ इंडिया करे तो क्या उस पर आपको टैक्स देना है, मैंने कहा नहीं देना है जी, नहीं देना है। तो वही चीज इस केस में आपको बता रहा है कि नॉन रेजिडेंट सिर्फ रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आ रहा है, तो इस पे कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज होके नहीं आएगी, ये हमारे इस केस में बता रहा है। आगे मैं बात करता हूं, he has appointed Mr. Manish as a dependent agent के रूप में उसने मनीष को अपॉइंट किया है इन मुंबई, who procure raw material from India and then export to Singapore, एक्सपोर्ट कहां करेगा वो सिंगापुर करेगा, to manufacturing unit and then sell the finished product there in
income of rupees 8,75,000 was received in the Singapore out of this activity. The previous year 2021 he has purchased a residential property 17,50,000 in Indore in April 2017 on getting the attractive deal on November 2020. यानी आपके 24 मंथ से ज्यादा है, 24 मंथ से ज्यादा है तो भैया लॉन्ग टर्म हो गया। 24 मंथ से ज्यादा है तो इट्स मींस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग या बोथ के केस में मैंने कहा कि आपके शॉर्ट टर्म होता है अप टू 24 मंथ्स। 24 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कंसीडर करना है। He sold the property for 26,25,000. He has also paid brokerage 2%, 2% brokerage दी है for sales consideration. Jukaro has also purchased agricultural land in India and lease is out of tenant. The tenant shares the proportionate of the agriculture income with Jukaro as a consideration for a rent of land. Every year, the shares in the income from the land from the previous year 2021 6,50,000. यानी देखो लैंड से जो रेंटल इनकम आ रही है चाहे वो एग्रीकल्चर का पार्ट है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में ही मुझे कंसीडर करनी है सेक्शन 10(1) में। तो वो एग्रीकल्चर के पर्पस से बता रहा है एग्रीकल्चर इनकम विथ जुकारो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम ही कंसीडर होगी। ये चीज इस केस में बता रहा है 6,50,000। कोस्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स आपके दे रखा है तो आपको रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का तो पता है 301 और आपके 17, 18, 272 यानी उसने भी हिंट दे दिया कि आपको लॉन्ग टर्म कैलकुलेट करना रहेगा, लॉन्ग टर्म आपको कैलकुलेट करना रहेगा। अब देखो इसमें क्वेश्चंस दे रखा है तो अपन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे। तो देखो अपन बात कर रहे हैं यहां पर फर्स्ट केस आप क्या रहा है कि आपके व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जुकारो फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। तो देखो असेसमेंट ईयर 2021 जो आपका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है, तो इस केस में नंबर ऑफ डेज कितने दिन रुका, तो मैं बात करूं अगस्त के, तो मैंने कहा जाने का दिन और आने का दिन आपको कंसीडर करना है। तो अगस्त 31 माइनस 10 प्लस 1 अगस्त, सितंबर 30 डेज अक्टूबर एंड 17 डेज नवंबर के जाने का दिन और आने का दिन कंसीडर होगा तो यह आ जाएगा 100 डेज। जबकि चाहिए कितना 60 डेज, कंडीशन कंप्लीट। एंड जस्ट उसके पीछे के 4 सालों का टोटल आपको कितना आ रहा है तो मैं यहां पर लगा दूं 270 प्लस 990 प्लस 145 प्लस 155 760 डेज आ रहा है, जबकि चाहिए 365 डेज। कंडीशन कंप्लीट। इवन एडिशनल कंप्लीट कंडीशन भी कंप्लीट होती है कि 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए, तो रेजिडेंट होने के लिए 182 डेज होना चाहिए। रह गया यहां पर भी, यहां पर भी, यानी इस साल के लिए भी ये रेजिडेंट है और इस साल के लिए भी इजीली रेजिडेंट आपके दिखाई दे रहा है। नाउ 7 ईयर का टोटल 730 डेज होना चाहिए, तो 730 डेज भी हो रहा है, तो दोनों एडिशनल कंडीशन आपके पूरी हो रही है। तो मींस इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्लियरली मेंशन हो गया, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी बेसिक कोई सी भी एक और एडिशनल दोनों कंडीशन पूरी करता है तो इट्स मींस इसका स्टेटस क्या जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, एक एक देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आपको दिखने में दिक्कत ना हो। Assuming for the purpose of the answering this question only that Mr. Jucaro is non-resident। देखो इसने कहा नॉन रेजिडेंट है तो यानी आपको समझ में आना चाहिए वो रेजिडेंट है, तब उसने एज्यूमिंग वर्ड यूज किया, एज्यूमिंग। तो आपको कुछ हिंट दे दिया कि भाई अब एज्यूम करो कि वो नॉन रेजिडेंट तो क्या होगा। इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 वुड इनकम ऑफ ₹8,75,000 on thought activity of procuring raw material and manufacturing unit in Singapore with tax in India। नॉन रेजिडेंट तो टैक्स क्यों लगेगा, मैंने कहा नॉन रेजिडेंट की इनकम पे ही टैक्स लगता है, वो तो रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करने के लिए, खरीदने के लिए आ रहा है, तो वो इनकम आपके टैक्सेबल नहीं होगी। नो एज कंफर्म टू परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर फर्दर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए आपके फर्स्ट चैप्टर में दे रखे हैं, मैंने करवाए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि एक्सपोर्ट के लिए वो आ रहा है गुड्स परचेज करने के लिए, तो वो इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। हेंस नॉट एज इनकम और डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, तो वो आपके इसमें बताता है। इसके बाद आते हैं
फिर इसके बाद आते हैं, देखो, व्हाट वुड इनकम arising from transfer of residential property in Indore in chargeable to tax in India in the hand of Jucaro? Yes. Compute the capital gain. देखो लॉन्ग टर्म होगा 24 मंथ से ज्यादा रखा है, तो मैंने आपको कैलकुलेट कराया 26,25,000 में, उस पर 2% ब्रोकरेज है तो 52,500 हो जाएगा। और उसके बाद नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना आ गया? नेट सेल्स कंसिडरेशन आएगा सर 25,72,500, और उसमें से इंडेक्स कॉस्ट में घटा दूं तो 17,50,000 में हमने परचेज किया। जिस साल परचेज किया उस साल का इंडेक्स कॉस्ट में दे रखा है 272 मल्टीप्लाई विद ड्यूरिंग द करंट ईयर 301, तो ये आ जाएगा 19,36,580, और लेस करने के बाद मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 6,35,920। तो ये आपके आ गया 6,35,919 रुपीज का डिफरेंस, कोई इशू नहीं, रेजिडेंट इन इंडिया। तो ये हमारे इस केस में बता रहा है। आगे लेते हैं, वुड इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड गिवन ऑन लीज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ जुमकारो। देखो एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती सेक्शन 10(1) में, तो एग्रीकल्चर लैंड को लेट आउट करके रेंटल इनकम आ रही तो वो हमारे लिए टैक्सेबल नहीं होगी, ये हमारे आपको बताया। तो नो सच इनकम, नो इनकम इज एग्जम्प्ट सिंस द एग्रीकल्चर इनकम है, तो टैक्सेबल नहीं होगी। आगे लेते हैं, नेक्स्ट, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी। अब इस केस में पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी क्या होगी ऑफ मिस्टर जुकारो फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 assuming he does not opt to pay tax under section 115 BAC के अंदर आपके आ रहा है। तो ऐसे केस में बताता है कि पीजीबीपी की इनकम कितनी आ रही है 8,75,000। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ रहा है 6,35,920। मैंने अभी कैलकुलेट किया पीछे वाले क्वेश्चन में, वहां से लिया। पीजीबीपी की इनकम क्वेश्चन में दे रखी है, टोटल लगाए तो जीटीआई आ गया 15,10,920। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में कोई कुछ नहीं बता रखा, तो वही मेरी टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम है, और मैंने डियर आपको बताया था कि यदि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा है, तो उसे एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ जोड़कर फिर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आपको ध्यान होगा एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ ऐड करेंगे, और ऐड करके उसमें पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर जो एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स आएगा उसको लेस कर देंगे, फिर उसको लेस कर देंगे। तो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया और फिर एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स आ रहा है ना उसको लेस कर दिया। तो लेस कर दूंगा, तो पहले मैं यहां पर एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ते दिस द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट 21,60,920, 21,60,920 आ गया। अब इस पे मैं बात करूं टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मैं इसमें बात करूं 20% कैलकुलेट कर लूं, तो इस पे देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये है, इस पे तो 20% टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म है ना, तो ये आपके अंडर सेक्शन 112 का पार्ट है, तो इस पे 20% लगाना होगा मुझे। तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, तो 20% लगा लिया, तो इसका 20% आया 1,27,184। बैलेंस जो रेस्ट इनकम बच गई, इस पे नॉर्मल टैक्स रेट लगा, तो नॉर्मल का मतलब वही 250 का बेसिक एग्जम्पशन, 250 टू 5 लाख, 5%, 5 लाख टू 10 लाख, 20% और अबाउट 10 लाख, तो वो टैक्स लगाते हुए आ जाएगा 270। अब इसका टोटल लगा लिया, तो डियर टोटल लगाया तो 3,97,184 आ जाएगा। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम मेरा आ गया, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करना है। तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था बेसिक एग्जम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम। ये बेसिक एग्जम्पशन है आपकी प्लस एग्रीकल्चर इनकम, ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 250 प्लस 6,50,000, तो टोटल आपके आ गया। उसमें वही नॉर्मल टैक्स रेट कैलकुलेट कर लो, तो मैंने कहा 250 प्लस 650 9 लाख, तो 9 लाख में 5 लाख लेस कर दो, तो 5 लाख तक का टैक्स हो जाएगा 12,500, और फिर 4 लाख का 20% कितना आ गया 80,000, टोटल आ जाएगा 92,500। तो ये लेस करने के बाद मेरा टैक्स का अमाउंट कितना बचा सर, माइनस कर दूं मैं इसमें 92,500, तो 3,04,684 ये मेरा टैक्स का अमाउंट आ गया। इसलिए 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दो
तो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 3,16,871। तो ये आपके आंसर आ जाएगा 3,16,871 रुपीज का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है। वो राउंडिंग ऑफ ऐसे भी करते हैं 10 के मल्टीपल में 1 2 3 4 तक है तो उसको इग्नोर कर दो, और 5 6 7 8 9 है तो उसको आगे वाले डेसिमल 10 के मल्टीपल में काउंट कर जाते हैं। 288B मैंने आप पढ़ा रखा है राउंड ऑफ का, राउंडिंग ऑफ। B ये हमारे इस केस में बताता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे अपन आते हैं। तो देखो अब इसमें कह रहा है कि मिस्टर राजन कितनी एज का बता रहा है, 64 ईयर, एज 62 ईयर्स, 62 ईयर्स का, यानी सीनियर सिटीजन हो गया। आपको यहां पर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ही इज द सीनियर सिटीजन पर्सन। ये समझा दिया इसने। तो जब भी आप टैक्स की कैलकुलेशन करोगे तो उस हिसाब से आपको लेना होगा। एन इंडियन सिटीजन, और है कहां का, इंडियन सिटीजन, रेजिडेंट इन दिल्ली, हिज वाइफ शीतल एंड डॉटर रिया, वाइफ तो शीतल है और डॉटर है रिया, ऑल्सो रेजिडेंट विथ हिम, रिया एज 16 ईयर, वो तो माइनर है, इज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड इन देव पब्लिक देव स्कूल एट न्यू दिल्ली। मिस्टर राजन लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, किसके लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन ही देखनी है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है तो 182 डेज वाली कंडीशन लगेगी। टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑन 15th of September 2020, बट हिज फैमिली डिड नॉट अकम्पनी हिम, लेकिन वाइफ वगैरह बच्चे वगैरह नहीं गए उसके साथ। ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 25th of March 2021, और वापस आ गया इंडिया में। तो यानी अप्रैल 2020 टू 15th of September 2020 तक तो हो जाएंगे 168 डेज, 168 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर का भी डेज जाने और आने का दोनों डे आपको कंसीडर करने हैं। तो यह जगह 168 डेज, और 25th of March को आ गया तो वो भी कंसीडर करना है, प्लस 31 डेज, तो यह जगह 7 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गया 175 डेज। ये हमारे इस केस में कंसीडर करने के लिए बताता है। क्लियर जी। अब इसके बाद ये कह रहा है मिस्टर राजन हैज गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, तो पहली बार गया है लाइफ में, इन हिज लाइफ, पहली बार लाइफ में गया है, इससे पहले कभी भी आउट ऑफ इंडिया नहीं गया है। ड्यूरिंग अप्रैल 2020 टू सितंबर 2020 ही वाज वर्किंग विथ ए मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली। ही अर्न सैलरी रुपीज, देखो कितनी आ रही है, 14 लाख, 14 लाख रुपए की उसकी सैलरी बता रहा है मल्टीनेशनल कंपनी। फ्रॉम हिज जॉब इन इंडिया ही पेड ट्यूशन फी रुपीज 1,80,000 फॉर रिया एजुकेशन देव स्कूल, और ट्यूशन फी पे की गई है। तो ट्यूशन फी आपके एटीसी का पार्ट हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा आपको समझने में। सेक्शन एटीसी में एलिजिबल होगा, लेकिन मैक्सिमम 150 तक ही आप इस केस को क्लेम कर पाओगे, 150 तक ही आप मैक्सिमम इस केस में क्लेम कर सकते हो। ये चीज इस केस में बता रहा है। तो नंबर ऑफ डेज तो आपके सामने आ गई कैलकुलेशन। अब ये कह रहा है अपार्ट फ्रॉम दैट राजन ऑल्सो अर्न प्रोफेशनल इनकम, उसके अलावा उसकी प्रोफेशनल इनकम भी आ रही है रुपीज 60 लाख, 60 लाख रुपए प्रोफेशनल से इनकम कमा रहा है। ग्रॉस सिर्फ तो कितनी है, 90 लाख फ्रॉम इंडिया। ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट टू द ट्यून 12,000 एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ नेशनलाइज्ड बैंक रुपीज 45,000, और 45,000 नेशनलाइज्ड बैंक से आपके इनकम अर्न हो रही है, नेशनलाइज्ड बैंक से इनकम हो रही है। तो यार मैंने आपके यहां पर बताया है कि ये अर्न बोल रहा है, तो यानी विदाउट टीडीएस, टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है। यदि रिसीव्ड बोलता तो टीडीएस लेस होता, तो यहां टीडीएस लेस नहीं है ना, ये चीज आपको बता रहा है। ऑन विच टैक्स इज पेड और पेबल इन यूएसए विच वाज डिपॉजिट इन हिज बैंक अकाउंट इन यूएसए एंड लेटर रेमिटेड टू इंडिया, बाद में उसने इंडिया रेमिटेड कर दिया है 6 लाख को। तो ये तो आपके आएगी नहीं, क्योंकि आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में ये तो आपके आएगी नहीं। मिस्टर राजन डिसाइडेड नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC के अंदर, इसको आपको कंसीडर करने के लिए बता रहा है कि 115 BAC नहीं ले रहा है। तो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बेस पे आपको निकालना है व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर राजन फॉर द प्रीवियस ईयर 2021।
तो इस केस में आपके यहाँ पर इनकम 50 लाख से ऊपर तो अपन बात करें तो यहाँ पर उसे डिम्ड रेजिडेंट मान लीजिएगा, और डिम्ड रेजिडेंट हमेशा क्या होता है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है। कौन सा होता है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट आपके होने के लिए बताएगा। अब इसके बाद कहता है व्हाट वुड बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। तो सैलरी हेड में तो केवल एक इनकम जाएगी सैलरी की, और सैलरी कितनी है 14 लाख, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो क्योंकि वो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करा तो 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मेरी आ जाएगी सैलरी के हेड में इनकम 13,50,000, ये इनकम इसमें आ जाएगी। तो कोई इसमें इशू नहीं है, 13,50,000 आपके इसमें इनकम बता रहा है। इसके बाद हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल अंडर चैप्टर 6A के अंदर नहीं डिडक्शन वाला चैप्टर 80C वाला कितनी ले सकता है फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो मैं बता दूं इसमें 80C अपन ले लें तो 80C में ट्यूशन फी पे कर रहा है 180, लेकिन मैंने कहा मैक्सिमम कितना मिलेगा 150 मैक्सिमम हो गया। फिर डिम्ड रेजिडेंट है तो इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपके, तो वो आपके 80TTB ये 62 ईयर्स है, 62 ईयर्स का था ना, तो 80TTB इसको मिल जाएगा और ये 50,000 मिल जाएगा। तो यहां पर इस केस में 2 लाख का इसे डिडक्शन कवर हो जाएगा, 2 लाख का डिडक्शन इसमें कंसीडर कर लिया जाएगा। तो ये हमारे इस केस में बताता है व्हाट शैल बी टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। तो आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें, सैलरी है 14 लाख, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो 13,50,000, तो कितने गया डियर 13,50,000। इसके अलावा प्रोफेशनल इनकम पीजीबीपी में आपके प्रोफेशनल इनकम आ रही है 60 लाख ऐड कर दो, इनकम फ्रॉम सेविंग अकाउंट में 12,000 है, और एफडी के ऊपर ये इनकम अर्न हुई है तो विदाउट टीडीएस है 45,000। तो टोटल जीटीआई मेरी होगी 74,07,000। उसमें से मैंने अभी चैप्टर 6A का डिडक्शन आपके सामने 2 लाख का कैलकुलेट किया, ये पीछे क्वेश्चन में 2 लाख, तो 2,80,000 का डिडक्शन चैप्टर 6A यहां पर लेस कर दिया 2 लाख का। लेस करने के बाद मेरी टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम डियर आ गई 72,07,000 मेरी टोटल इनकम इसमें कंसीडर हो जाएगी। टैक्स ऑन अबाउ उस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया 19,72,100, सिंपल टैक्स कैलकुलेट करना है। 3 लाख का आपको एग्जम्पशन देना है, बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख का देना है। तो मैं बता दूं 72,07,000 माइनस 10 लाख लेस कर दो, इसका 30% प्लस 1,10,000, रीजन है सीनियर सिटीजन है तो 1,10,000, तो ये आ जाएगा 19,72,100। इसके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा 50 लाख से ऊपर है, 72 लाख है ना, 50 लाख से ऊपर है तो 10% सरचार्ज लगाओ जी, ये लगा दिया, प्लस दिस वन 21,69,310, उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, तो ये आ जाएगा दिस वन, तो ये आ जाएगा 22,56,082, तो दिस 22,56,000, और ये राउंड ऑफ करोगे तो ये आपके आ जाएगा, राउंडिंग ऑफ का है वो, राउंडिंग ऑफ करोगे तो आ जाएगा। अब इसने कहा व्हाट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। देखो इसकी ऑडिटोरी है 50 लाख से ऊपर है, ग्रॉस प्रोफेशन की 50 लाख से ऊपर है ना, तो ऑडिटोरी, तो ऑडिट के केस में आपके ड्यू डेट होती है इसकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज्यादा है तो मैटर हो गया 44AB, और 44AD के अंदर जो फॉल करता है उसके लिए ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर उसके लिए ड्यू डेट आपके आ जाएगी। एंड देन लास्ट केस हिस्ट्री अपन बात करते हैं आपके, तो लास्ट केस हिस्ट्री पे आ जाते हैं कि लास्ट केस हिस्ट्री है 25th, उसको अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। तो ये है मिस्टर ए एज 52 ईयर्स, is CEO XYZ Enterprises Limited. During the previous year 2021, he earned the salary 1,65 lakh. 1,65 lakh है, देखो सैलरी कितनी ज्यादा है, 1,65 lakh. And long-term capital gain on sales of the listed equity shares amounting rupees 1,06,500. This is the matter of 112A. 112A का मैटर हो गया इन शेयर्स के लिए। He earned interest 4,82,778 सेविंग बैंक अकाउंट, और वो सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट हो रहा है। फर्दर ही हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग अदर इंफॉर्मेशन
filing his return of income, he does not receive house rent allowance from his employer. अब उसको अपने एम्प्लॉयर से HRA नहीं मिल रहा, तो सेक्शन 1013A मत यूज करना, वो ये कह रहा है। मिस्टर ए took a loan from State Bank of India on 27th of October 2018 for the repair। किसके लिए ले रहा है? रिपेयर के लिए। और रिपेयर का माइंड में जाते ही तो आपको कितनी डिडक्शन मिलती है? 30,000 टी मिलेगी। तो ये लोन हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा सेक्शन 24B में, और सेक्शन 24B में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है सर? 30,000 की मिलती है। सेल्फ ऑक्युपाइड एट दिल्ली पेड इंटरेस्ट ऑन सच बोरोइंग 80,000 एंड 1,50,000 टुवर्ड द प्रिंसिपल। तो लेकिन 30 ही मिल पाएगा। अमाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020 में, और प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिपेयर के लिए है, तो 80C नहीं मिलेगा क्योंकि रिपेयर के लिए है, तो प्रिंसिपल का डिडक्शन 80C नहीं मिलेगा। मिस्टर ए हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट टुवर्ड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। 80D की बात कर रहा है, तो 80D में किस किस का मिलता है? सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, और पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट। तो यहां पहली बात कर रहा है ब्रदर का, ब्रदर को तो नहीं मिलेगा, छोड़ो जी। प्रीमियम फॉर हिज पेरेंट्स मिल जाएगा आपको 17,670, आराम से 25,000 तक मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा अमाउंट कंसीडर करना है। मेडिकल प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड हिज वाइफ 21,000 बाय चेक मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। एंड ही ऑल्सो इनकर्ड 6,400 टुवर्ड द प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो मैक्सिमम 5,000 ही मिल पाएगा इन कैश, चाहे वो कैश में हो चाहे चेक से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ये चीज इस केस में बता रहा है। He deposit rupees 1 lakh toward the PPF, ATC. He also deposit 50,000 and 2,50,000 toward the tier 1, tier 2 NPS अकाउंट। तो ये ATC के रिगार्डिंग ये आपके इसमें बताता है, लेकिन इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप कितना ले सकते हो? 150। तो 1 लाख तो PPF में जमा करा दिया तो 50 आपको और मिल जाएगा, तो 150 तक ही इस केस में बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। He has paid 5,30,000 एज एडवांस टैक्स, यानी उसने एडवांस टैक्स 530 पे कर दिया। एंड एम्प्लॉयर हैज डिडक्टेड टैक्स इट सोर्स 51,89,000, 51,89,000 का आ गया। ही इज ऑफ द ओपिनियन द बैलेंस ऑफ टैक्स इफ एनी विल बी पे 27th of July 2021 बिफोर द ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, यानी रिटर्न फाइल करने से पहले उसने ये डिपॉजिट करा दिया है। मिस्टर ए डज नॉट वांट टू ऑप्ट 115 BS, यानी वो नया सेक्शन में नहीं जाना चाहता, जाना ही नहीं चाहता। अब आपको ये कहता है व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल ऑफ मिस्टर ए अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन की बात करता तो ATC में कितना मिल जाएगा? 150 मैक्सिमम, 150 ATC में। ATD खुद का सेल्फ का 25,000, क्योंकि यहां पर 25,000 से एक्सेस जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम 25,000 है, मैक्सिमम है। पेरेंट्स का इसने ले लिया जो एक्चुअल पे हुआ 17,670, एंड देन जो आपके इंटरेस्ट आ रहा है उस पे ATTTA ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपके ये क्या बता रहा है? ATTTA ही आपको इस केस में मिल पाएगा, तो ये ATTTA ही इस केस में 10,000 का आपको कंसिडर करना होगा। जो इंटरेस्ट आना ना उस पे ATTTA के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, तो टोटल मेरे को डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट पे ATTTA मिलता है तो ये आ जाएगा 2,02,670। सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट था उसका आपके बता रहा है 10,000 ही इसमें कंसिडर रहेगा। नाउ नेक्स्ट, assuming that, फिर एज्यूम करा रहा है, assuming that for the purpose of answering the question along that Mr. A pay rent of ₹65,000 per month, his rented house at Mumbai, Mr. C resident individually, Mr. A liable to deduct TDS। yes, सैलरी की बात हो रही, TDS डिडक्ट करना होगा। रेंट, so what would be the rent rate and TDS? तो 194 IB सेक्शन में जाएंगे, और अभी मैंने कोविड की इंपैक्ट की वजह से ये रहेगी 3.75%। 3.75% का रेट एप्लीकेबल होगा। तो डियर इसने पेमेंट कितना किया है? 65,000। तो मैं यहां पर बता दूं 65,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3.75%। या आप ले लो 65,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3.75%। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। यस,
तो ये अपने देख रखा है 50,000 या उससे ज़्यादा का अमाउंट हम पे कर रहे हैं रेंट का, तो हमें TDS डिडक्ट करना होगा। तो ये TDS डिडक्ट करके हम जमा कराएंगे कब? लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या फिर लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी। अब आते हैं आगे, ये थोड़ा सा बड़ा है, ट्रिकी भी है, बड़ा भी है। थोड़ा समराइज कर दूं जिससे आपका एक ही पेज पे आ जाए, कोशिश ही करता हूं मैं, थोड़ा सा और छोटा इधर ले लेते हैं। हाँ जी, आ गया। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ नेट टैक्स पेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 इन द हैंड ऑफ मिस्टर ए? कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो इसकी सैलरी कितनी है? 1,65 लाख, तो उसमें से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया तो मेरी इनकम आ जाएगी 1,64,50,000, 1,64,50,000। इस पे बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में गिवन है, ये शेयर्स के ऊपर है। 112A का था, 112A का था इक्विटी शेयर्स, इस पे एसटीटी हमने पे कर रखा है, तो 1,06,500 ऐड कर दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ये आ रहा है 4,82,778। देखो सेविंग अकाउंट पे कभी भी TDS नहीं करता, ध्यान रखना, सेविंग अकाउंट पे कभी भी TDS नहीं करता, TDS करता है आपके FD अकाउंट पे, डिपॉजिट्स पे, है ना। तो सेविंग अकाउंट में 4,82,778। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन ये माइनस में जाएगा 30,000, ये क्या आ जाएगा? माइनस में जाएगा 30,000। तो मैं यहां पर एडजस्ट करके GTI मैंने बनाई तो आ गई 1,70,09,278। इसमें से चैप्टर 6A के डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि मैंने आपके सामने अभी कैलकुलेट किया। चैप्टर 6A ये डिडक्शन मिल जाएगा 2,02,670। तो ये आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन देना है 2,02,670। तो मेरी टोटल इनकम आ गई 1,68,66,608। अब इस पे मैं टैक्स कैलकुलेट करूं, तो टैक्स कैलकुलेट करूं तो स्पेशल रेट ऑफ इनकम, दिस द स्पेशल रेट ऑफ इनकम। तो 112A के अंदर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त आपको पता है कि सबसे पहले मुझे 1 लाख का एग्जम्पशन देना होता है, तो 1 लाख का एग्जम्पशन देने हैं, तो बची इनकम 6,500, उसका 10% 650, ओनली 650 टैक्स आया। अब उसके अलावा जो 1,68 लाख आ रहा है, 1,68 लाख 6,608 में से मेरे को लेस करना है 1,06,500, जिसमें मैं टैक्स लगा चुका हूं स्पेशल रेट से। बची हुई इनकम ये नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, नॉर्मल रेट से। तो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी, नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। तो मैं इसमें कैलकुलेट करूं 1,67,108, इसमें से नॉर्मल रेट से टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसमें से लेस कर दूं 10 लाख, इस पे 30% टैक्स प्लस 1,12,500, तो ये टैक्स आ जाएगा मेरा 48,22,532। तो ये करेक्ट आ गया। इसमें 650 और ऐड कर दूं तो मेरा आ जाएगा 48,23,182। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ये इनकम 5 करोड़ को ऊपर दिखाई दे रही है, सॉरी 1 करोड़ से ऊपर दिखाई दे रही है, 1 करोड़ से ऊपर इनकम दिखाई दे, तो 1 करोड़ टू 2 करोड़ यदि इनकम है तो सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल होता है 15%। किस रेट से सरचार्ज होता है? 15%। तो मैं 15% इस पे सरचार्ज लगा दूं तो मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये आ जाएगा 723477, और ये प्लस और ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 55,46,660 रुपीज मान लो, ये आपके आ जाएगा। इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 22,186 ये आपके इसमें आ गया, प्लस और इक्वल टू, तो 57,68,526 इसमें आ जाएगा। अब ये मेरा टैक्स आ गया, लेकिन मैंने जितना TDS जमा हो गया, तो देखो ये तो TDS जमा हो गया और ये एडवांस टैक्स जमा हो गया, तो वो लेस करने के बाद मेरे को कितना पेबल करना है, तो मैं इसमें सेलेक्ट कर दूं 530 और 5189 पे TDS जमा हो चुका है सैलरी एड में, तो मेरा अब टैक्स बचा 49,526 टैक्स बचता है। तो क्या ये टैक्स मुझे जमा कराना होगा? यस, यही टैक्स मुझे जमा कराना होगा। राउंडिंग ऑफ ले लेता हूं, तो दिस वन 288B, तो 49,530 ये आपके आ जाएगा। तो ये आपके सामने आ गया। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर सेक्शन 234B ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स? तो याद करो 234B के अंदर मैंने पढ़ाया था 1% पर मंथ
और पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट चार्ज होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इस केस में आपके इंटरेस्ट चार्ज होगा, लेकिन वो तभी चार्ज होगा जब आपका टैक्स का अमाउंट यदि 90% और मोर डिपॉजिट हो गया तो नहीं एप्लीकेबल होता, उससे कम डिपॉजिट है तो एप्लीकेबल होता है। तो इस केस में आपके कुछ भी अमाउंट इंटरेस्ट 234B का अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपका टैक्स का अमाउंट 90% और मोर डिपॉजिट हो गया। 90% और मोर डिपॉजिट हो गया तो इस केस में 90% से ऊपर आपके दिखाई दे रहा है। तो आरओआई में जो टैक्स आ रहा है उसका 90% और मोर यदि टैक्स आपका डिपॉजिट हो जाता है तो डियर 234B का इंटरेस्ट आपके ऊपर लेवी नहीं होता है। तो यहां पर हम कोई इंटरेस्ट इस केस में लेवी नहीं करेंगे। तो ये डियर अपनी सारी की सारी केस स्टडी मैंने आपको करवा दी गई है, जो कि सीए इंस्टीट्यूट के आपके वेबसाइट पे आपको एमसीक्यू बुकलेट के रूप में दी गई हैं। तो डियर अपन ने वो सारी की सारी केस स्टडी सारी डिस्कस कर ली है, सारी मैंने आपको करवा दी है। 100% सीए इंस्टीट्यूट ने एक्यूरेसी के साथ ये बुकलेट बनाई गई है और ये बहुत बढ़िया आपके प्रैक्टिस और रिवीजन करने के लिए है, क्योंकि मैंने कहा कि अभी जो टैक्स का पेपर आता है उसमें आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको ये इस तरह के क्वेश्चन करके जाना है। ये केस स्टडी में से भी क्वेश्चन आ सकता है या इसी के सिमिलर केस स्टडी आपके आ सकती है। तो मैंने कहा कि आप इनको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से उसमें से आंसर निकालकर आपको आंसर देना है। तो डियर मैंने सारे के सारे एमसीक्यू के जो केस स्टडी बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अब डियर आप मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच।